हाँ भाई बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आगे बढ़ाएंगे। हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया। जैसे मैंने कहा था कि चैप्टर के 3 पार्ट होते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर सबसे आसान वाला पार्ट था, वो हो भी गया। देन कम्स बॉन्डिंग थ्योरीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और तीसरा होता है आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आजकल आइसोमरिज्म से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, बॉन्डिंग थ्योरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है बॉन्डिंग थ्योरीज? तो लिखो बॉन्डिंग थ्योरीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग थ्योरीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर देखें, वैसे तो जो ज़्यादा फेमस थ्योरी है जो चलती है अभी, वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बट उससे पहले की भी थ्योरीज हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं रातों रात उनका डेवलपमेंट हुआ, उनका सब कुछ एडवांस्ड फॉर्म में आ गया। केमिकल बॉन्डिंग भी बच्चे पढ़ते हैं, तो शुरुआत में वो ऑक्टेट रूल चलता था, उसके बाद में वो VBT आई, हाइब्रिडेशन आया, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, आज MOT चलती है। MOT के भी कई वर्जन्स चलते हैं एडवांस लेवल पे, जो कि हमारे इस लेवल पे JEE की रिक्वायरमेंट के लिए हमें बेसिक्स पढ़ना होता है। तो ऐसे ही यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। सबसे पहला एक वाइटल कंट्रीब्यूशन दिया था वर्नर साहब ने, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। दूसरा दिया सिडविक साहब ने, सिडविक EN रूल के नाम पर, बट ये कोई बहुत ज़्यादा चले नहीं। सिडविक EN रूल, EN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देन कम्स VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वही थ्योरी है जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनने वाला। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम, क्योंकि लिगेंड लोन पेयर डोनेट करता है यूजुअली टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स वाया द प्रॉपर ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट प्लस हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल। देन कम्स अ वेरी वाइटल थ्योरी, आजकल काफ़ी कुछ वही हमें पढ़ना होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT। हालांकि इसके बाद एक और थ्योरी आई, CFT में भी कुछ कमियां पाई गई। उसके बाद जो थ्योरी आई वो कहलाती है लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसमें CFT प्लस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। सबसे एडवांस्ड यही है आजकल, लिगेंड फील्ड थ्योरी। दिस इज नथिंग बट CFT प्लस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बट ध्यान दो, ये पढ़ना नहीं है अपने को, नॉट इन सिलेबस। अच्छा लगता है सुन करके, नॉट इन JEE सिलेबस। JEE सिलेबस में हमें ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई नहीं करनी होती है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमें ये मेनली 4 थ्योरी पढ़नी है, जिसमें सबसे ज़्यादा थ्योरी इंपॉर्टेंट ये वाली है, 4th क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्वेश्चन मेनली यहीं से आते हैं। ये बहुत इनिशियल डेवलपमेंट है, 200-250 साल पहले ये वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, सिडविक EN रूल, ये बेसिक थ्योरी थी। क्वेश्चन तो हमसे पूछे जा ही सकते हैं, तो पढ़ना तो हमें सभी होगा। तो चलो 1 by 1 लेट अस टेक वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। हालांकि हमारा जो मेजर टाइम है वो जाएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नोट करो, अगली स्क्रीन पर चलेंगे। हेडिंग लिखो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर साहब ने जब ये थ्योरी दी थी, तब ये ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे शब्द का भी प्रचलन नहीं था। दे वर नॉट इन वोग, दे वर नॉट इन यूज एक्चुअली। उस समय वो प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी बोलते थे। तो जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, वो इस तरीके से बोलते थे, जैसे क्रोमियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की अमोनिया से रिएक्शन कराई, मान लो, तो अमोनिया से रिएक्शन कराने पर गैस पास करा दी सॉल्यूशन में, और ये इस तरीके से रिएक्शन करा दी 1:6 के मोलर रेशियो में। तो पता चला प्रोडक्ट बन गया CrCl3.6NH3। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। जैसे CrCl3, बट इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर उन्होंने स्टैब्लिश की, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराए। जैसे
colligative properties measurement या electrical conductance measurement और some chemical reaction with the certain reagents. उसके बेसिस पर उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि एम्पिरिकल फार्मूला करस्पॉन्ड्स टू दिस एक्चुअल कंपाउंड लाइक दिस अमोनिया 6 एंड Cl3. मान लो वो ये कंपाउंड है, तो वो तो हमें आज मालूम है कि किस तरीके की स्ट्रक्चर है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर है. उस समय पे वैलेंसीज मतलब सेंट्रल एटम दो तरह की वैलेंसीज सेटिस्फाई करता था, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. सेंट्रल एटम को सेटिस्फाई करने के लिए प्राइमरी वैलेंसीज वो थी जो आयोनाइज्ड हो सकें, और सेकेंडरी वैलेंसी वो जो ये क्या नाम है, जो लोन पेयर डोनेट कर सके, जो कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करिए. तो उन्होंने दो तरह की स्पीशीज को बोला कि टू टाइप ऑफ वैलेंसीज. कौन कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी का मतलब यह हुआ कि आयनिक इंटरेक्शन, विद सेंट्रल एटम. तो सेंट्रल एटम के साथ आयनिक इंटरेक्शन है, नॉन डायरेक्शनल है. आयनिक बॉन्ड तो हमेशा नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल. वन विच कंट्रीब्यूट्स इन calculation of oxidation number of central atom. कहने का मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम की कैलकुलेशन में काम आए वो है प्राइमरी वैलेंसी, और ये आयनिक नेचर की होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है. सेकेंडरी वैलेंसी, यहां वैलेंसी वर्ड भी लिख दो. सेकेंडरी वैलेंसी कौन? नॉन आयनिक, डायरेक्शनल, कंट्रीब्यूट्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन. थोड़ा ध्यान दो, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर ये कोई नई चीजें नहीं है, आप समझते हो. तो ये नॉन आयनिक है, डायरेक्शनल है. नॉन आयनिक का मतलब ये हो गया कि कोवेलेंट इंटरेक्शन है, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. डायरेक्शनल होते ही है कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड कंट्रीब्यूट्स इन द कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन. अब इस पे आ जाओ, वापस आओ, वापस यहां पर इस पे आओ. एस क्या, जरा देखना स्ट्रक्चर क्या थी? Cr NH3 6 Cl3. ये तीनों क्लोरीन जो हैं ये प्राइमरी वैलेंसी है. ये तीनों प्राइमरी वैलेंसी है. इसके ऊपर जेईई मेन ने अभी 2021 में सवाल भी पूछ लिया. ये प्राइमरी वैलेंसी है, और ये 6 के 6 अमोनिया ये है सेकेंडरी वैलेंसी. आपको पता है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है. अमोनिया पर तो चार्ज 0 होता है, तो अमोनिया तो कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3. क्लोरीन पर चूंकि -1 चार्ज है इस कारण से आया, और वैसे भी काउंटर आयंस का इंटरेक्शन आयनिक होता है विद द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो इसका मतलब ये तीनों क्लोराइड आयन जो बाहर बैठे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर बैठे हैं वो हो गए प्राइमरी वैलेंसी, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर स्पीशीज हैं वो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन में आ रहे हैं. तो 6 के 6 अमोनिया हो गए सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी. अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हैं जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो डॉटेड लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से. ये बात भी लिखेंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है क्रोमियम का? 6. ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3. ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूट किसने किया? क्लोरीन ने. और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम 6 किसकी वजह से? 6 के 6 अमोनिया की वजह से. तो ऑल 6 अमोनिया आर सेकेंडरी वैलेंसीज एंड ऑल 3 क्लोराइड आयंस आर प्राइमरी वैलेंसीज. ये उन्होंने इस तरीके से बात कही. इसको इन्होंने डायग्राम में कैसे शो किया? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन.
वर्नर साहब ने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया, कैसे शो किया? प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन या डैश्ड लाइन, इस टाइप से, एंड सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइन, इस टाइप से। अच्छा, कोई स्पीशी अगर कंट्रीब्यूट कर रही है इन कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उसे प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी बोलेंगे, और उसका सिंबल ऐसे होगा, इफ एनी स्पीशीज contributes in calculation of coordination number and oxidation number also, then it is called primary and secondary valency. इसको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों ही बोलेंगे, और उसका शो कैसे करेंगे? शो करेंगे डैश्ड लाइन से भी और सॉलिड लाइन से भी, ऐसे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कोई कंपाउंड ऐसा हो CrNH3 5Cl, और ये मान लो कुछ Cl2, ऐसा टाइप का कंपाउंड। क्रोमियम कोबाल्ट, कुछ कोबाल्ट ले लो, चलो कोबाल्ट बनाता है इस तरह का कंपाउंड, तो CONH3 5Cl और Cl2। अब जरा ध्यान देखो, ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 है और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 कैलकुलेशन में इन दोनों क्लोराइड आयन का भी रोल है, और इस अंदर वाले क्लोराइड आयन की। आज तो आप जानते हो, आज 2021 है, चल रहा है सन, इसमें तो आपको पता है कि ये आउटर वाले, बाहर वाले जो क्लोराइड आयन हैं, ये आयनिक इंटरेक्शन शो करते हैं, काउंटर आयन्स हैं, आयनिक स्फीयर है आयोनाइजेशन में, और जो अंदर वाला क्लोरीन है ये लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है। लिगेंड विगेंड वर्ड चलते नहीं थे उस समय पे, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये किसने डिसाइड किया? 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड आयन ने। और ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, किसने डिसाइड किया? 2 क्लोराइड आयन और 1 अंदर वाले क्लोराइड आयन ने। ये दोनों क्लोराइड आयन क्या हो गए? प्राइमरी वैलेंसी, ओनली प्राइमरी वैलेंसी। और ये वाला क्लोरीन क्या हुआ? प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। और ये 6 के 6, ये 5 के 5 अमोनिया क्या हो गए? सेकेंडरी वैलेंसी। और एस पर ये जो नोटेशन है, तो इसका नोटेशन कैसा होना चाहिए? देखो ऐसा होना चाहिए, कोबाल्ट, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो एक स्पेस में ओरिएंटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंडरी वैलेंसीज में 6 वैलेंसीज ऐसे आ जाएंगी, जिसमें से 5 तो अमोनिया सॉलिड लाइन से। ये वर्नर साहब का रिप्रेजेंटेशन है। ये तो 5 अमोनिया हो गया, और छठा जो क्लोरीन है वो प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है, तो सॉलिड लाइन भी लो और डैश्ड लाइन भी लो, ऐसे Cl। छठी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी हो गई, और ये 2 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी हैं, ओनली डॉटेड लाइन या डैश्ड लाइन से शो करोगे, कहीं भी शो कर दो, वो कोई बात नहीं है। क्लोरीन, क्लोरीन, ये था वर्नर रिप्रेजेंटेशन। वर्नर ये है वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन। कोबाल्ट देखो, डॉटेड लाइन, 2 प्राइमरी वैलेंसी, 5 सेकेंडरी वैलेंसी, और 1 क्लोरीन क्या है? प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये है वर्नर रिप्रेजेंटेशन किसका? CO NH3 5Cl Cl2। कट तो ना गया? जरा चेक कर लो। नहीं, जस्ट बच गया, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप ये रिप्रेजेंटेशन शो करते हो। इसका भी कर लो जरा एक बार। कौन? CR, वैसे आता नहीं, ये सब नहीं आता भाई। NH3 6 कोबाल्ट ले लो, चलो Cl3,
ये तीनों प्राइमरी वैलेंसी, ये 6 के 6 सेकेंडरी वैलेंसी। कोबाल्ट के अराउंड 6 आने हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 अमोनिया, और 3 क्लोराइड आयन। बस यही रिप्रेजेंटेशन है। ये तरीका था पहले शो करने का हालांकि अब नहीं चलता ये सब। वर्नर साहब का इनिशियल कंट्रीब्यूशन तो था ही ना बहुत ज़्यादा। भले ही बोहर मॉडल की थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर में फेल हो गई बाद में, बट बोहर साहब को बहुत ही इनाम मिले, बहुत उनका नाम हुआ। तो ऐसे थोड़ी है कि आप तो सर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चलती है, बोहर साहब, सोमरफेल्ड साहब, रदरफोर्ड साहब के इनाम छीन लिए जाएं, वापस ले ली जाएं, ऐसा होता है क्या? ऐसा थोड़ी है। अगर बोहर साहब वो सब थ्योरी ना देते तो मेरे ख्याल से आगे का काम होता ही नहीं। तो बच्चे कई बार बोलते हैं क्लास में जब पढ़ाते हैं, सर बोहर ना हो तो कोई और करता। अरे कोई और करता तो उसको इनाम मिलता, बोहर ने किया ना तो फिर इनाम तो बोहर को ही मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी कि कोई और करता तो उसको दे देते, जिसने किया नहीं उसको दे दो और जिसने नहीं किया उसको। ये क्या बात हुई? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये वर्नर रिप्रेजेंटेशन था। हालांकि अब ये चलता नहीं है रिप्रेजेंटेशन, बट वर्नर साहब ने इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया। अब यहीं पे एक बात आई, हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? हमसे क्वेश्चन ये सब ना पूछे जाते। हमसे तो ये पूछा जाता है कि वर्नर साहब ने एम्पिरिकल फार्मूला से एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को एस्टैब्लिश कैसे किया, वो हम यहाँ बताएंगे। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। नोट करो ये सब पूरी बात तरह। तो Werner did some experimental studies to establish primary and secondary valencies. उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए टू डिसाइड कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। अब जैसे मान लो, जैसे ये था COCl3 की रिएक्शन, 1 मोल लिया और इसमें 5 मोल अमोनिया की रिएक्शन करा दी, गैस, पता चला प्रोडक्ट बन गया COCl3.5NH3। ये तो एम्पिरिकल फार्मूला है। उन्हें कैसे मालूम पड़ा? ऐसे थोड़ी से घूर के देखा उन्होंने तो पता चला, अच्छा 5 अमोनिया अंदर भेज दो और 2 क्लोरीन बाहर भेज दो, 1 क्लोरीन अंदर रख लो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। ऐसे घूर के देखने से थोड़ी मालूम पड़ता है। कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे तो उससे स्टैब्लिश हुआ कि स्ट्रक्चर है CONH3 5Cl2। ये स्ट्रक्चर पाई गई। तो यहां से यहां तक का सफर उन्होंने कैसे किया? बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स एंड डिसाइडिंग हु इज प्राइमरी वैलेंसी एंड हु इज सेकेंडरी वैलेंसी। उसमें उसी सीरीज में पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो था measurement of colligative properties. Measurement of colligative properties। तो colligative properties इसका पूरा एक चैप्टर होता है, आप जानते हो, लिक्विड सोल्यूशन एंड colligative properties। 4 colligative properties होती हैं, elevation in boiling point, depression in freezing point, lowering in vapor pressure या relative lowering in vapor pressure and osmotic pressure। तो ये प्रॉपर्टीज, इससे हम एक्सपेरिमेंटली स्ट्रक्चर का आइडिया लगा सकते हैं। एक्चुअली वांट ऑफ फैक्टर एक चीज़ होती है कि कोई मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस पानी में डुबोने पर या सॉल्यूशन में जाने पर कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम एक फैक्टर से, जैसे बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की परिभाषा ये होती है कि वो नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करते। सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में, प्रॉपर्टीज़ उन पे डिपेंड करती है। तो हालांकि ये तो एक अलग चैप्टर है, जब आएगा तब पढ़ेंगे इस बात को। तो मेजरमेंट ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से कई बार आइडिया लगता है कि वन टॉप फैक्टर की वैल्यू क्या है, उससे कई बार आइडिया लग जाता है कि स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए ताकि ये इतने पार्टिकल्स जनरेट करे। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो इस तरह का पाया गया कि 1 मोल ऑफ CaOCl3.5NH3
aqueous solution shows CP value. CP वैल्यू मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू. CP वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब CP. CP वैल्यू मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू. 1 मोल ऑफ COCl3.5NH3 शो CP वैल्यू इंडिकेटिंग दैट देयर आर कितने 3 moles of particles in solution. क्वेश्चन आपको इस तरह की लैंग्वेज लिख के देगा या वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दे देगा, तो उससे भी आप क्वेश्चन कर लोगे. थोड़ा सा लिक्विड सॉल्यूशन की नॉलेज यहाँ होनी जरूरी है. नहीं भी होगी तो वो चैप्टर आएगा तो पढ़ लेंगे क्वेश्चन. तो 1 मोल ऑफ COCl3.5NH3 का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया गया. हमने कोई पर्टिकुलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर कर ली, चाहे वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, चाहे वेपर प्रेशर मेजरमेंट कर लिया सॉल्यूशन का, चाहे हमने बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन देख लिया, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर. वहाँ से एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन करने के बाद वांट ऑफ फैक्टर की आती है वैल्यू. और वांट ऑफ फैक्टर हमें ये बतला देता है कि ये 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट है पानी के अंदर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सब्सटेंस या पार्टिकल्स इट इज शोइंग. तो शो कर रहा है कि 3 मोल ऑफ पार्टिकल्स हैं. ये इस बात को इंडिकेट करता है कि स्ट्रक्चर फिर क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए CO NH3 5Cl. ये होनी चाहिए ताकि ये टूटे पानी में डुबोने पर, तो ये ऐसा बन जाए. बन गए 3 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स. 1 मोल तो एक कॉम्प्लेक्स कैटायन और 2 मोल क्लोराइड आयन. तो 3 मोल पार्टिकल्स हैं. तो वांट ऑफ फैक्टर इसके अगर मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% मान ले, अल्फा की वैल्यू 1 मान ले, तो आई की वैल्यू 3 आ जाएगी. आई की वैल्यू 3 आ गई. कंसिडरिंग अल्फा इज इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन 1 मान लिया 100%, तो फिर आई की वैल्यू 3 आती है. ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सजेस्ट कर देती हैं और वहां से आप पता लगा लेते हो कि स्ट्रक्चर ये होनी चाहिए. आ गई बात समझ में. तो मेजरमेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आइडिया लग जाता है कि व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर. हालांकि एक फॉर्मूला वांट ऑफ फैक्टर का जरूर याद रखें. तो आई इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा. डिसोसिएशन के केसेस में आई इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर and alpha is degree of dissociation या ionization. इस तरीके से हम ये बात कह देते हैं. और n क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल कितने पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में. सो दैट इज द फॉर्मूला. हालांकि फॉर्मूला बड़ा कॉमन होता है. किसी बच्चे ने अगर सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद होगा तो ये कर लेगा. वैसे इस चैप्टर में कहीं हार्डली जरूरत पड़ेगी. न्यूमेरिकल्स तो होते नहीं इस चैप्टर में, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं. गॉट इट. तो ये था मेजरमेंट ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई सी भी मेजर करके एक्सपेरिमेंटली वी कैन फाइंड आउट कि व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर. वांट ऑफ फैक्टर विल गिव यू एन आइडिया कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इट इज डिसोशिएटिंग इनटू. क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे. ये एक तरीका था. एक और तरीका उन्होंने अपनाया बाय सम केमिकल रिएक्शन. पहले ये लिख लो पूरी बात. by some chemical reaction. केमिकल रिएक्शन से उन्होंने आइडिया लगाया. जैसे उन्होंने क्या किया, 1 मोल मान लो COCl3.6NH3 है. ये लिया इसका एक्वस सॉल्यूशन और इसमें एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया. एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जब मिलाया 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3. हमें नहीं पता, ये तो एम्पिरिकल फार्मूला है COCl3.6NH3. अब कितने अमोनिया अंदर हैं, कितने क्लोराइड आयन है. वैसे तो बच्चों को आइडिया होता है कि सारे अमोनिया अंदर ही होंगे. अमोनिया लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा. मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं होते वाटर को छोड़ करके. वाटर कुड बी प्रेजेंट आउटसाइड. थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट में कनेक्ट एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. बट जैसे मान लो ये एक्सपेरिमेंट था तो ये रिएक्शन करवाया तो पता चला
कि 3 मोल ऑफ वाइट पीपीटी ऑफ AgCl is obtained। इस तरह की इंफॉर्मेशन दे दी कि 3 मोल व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब 3 मोल व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये 1 मोल था तो इसका मतलब 3 मोल व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले हैं, तो 3 मोल AgCl मिला है, तो इसका मतलब 3 क्लोराइड आयन फ्रीली अवेलेबल थे सॉल्यूशन में। और फ्रीली अवेलेबल सॉल्यूशन में कौन से आयन होते हैं? काउंटर आयन होते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाली चीजें टूटती नहीं हैं। तो इसका मतलब इसने ये इंडिकेट कर दिया, इस स्टेटमेंट ने ये इंडिकेट कर दिया कि स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? CO NH3 6 एंड Cl3, ताकि ये टूटे तो टूटने के बाद क्या दे सॉल्यूशन के अंदर? CO NH3 6 3 प्लस 3Cl माइनस, और ये 3Cl माइनस फ्रीली अवेलेबल हैं, काउंटर आयंस हैं, काउंटर आयंस टूट के सॉल्यूशन में आ जाते हैं और ये फ्रीली अवेलेबल हैं, तो ये 3Ag प्लस से रिएक्शन करेंगे 3 मोल से। अगर ये 3 मोल बना है तभी जाकर के AgCl का पीपीडी बनेगा 3 मोल। ऐसे बनेगा AgCl का 3 मोल पीपीडी, ऐसे बना होगा। इसका मतलब 3 मोल फ्री होने चाहिए। तीनों मोल फ्री होने का मतलब है 3 क्लोराइड आयन फ्री होने का मतलब है कि तीनों बाहरी हैं, काउंटर आयंस। तो यूजुअली आयंस तो बाहरी होते हैं, बट अगर क्वेश्चन ऐसे कह दे कि नहीं COCl3.4NH3 1 मोल है, पता चला हमने AgNO3 एक्सेस में मिलाया, सॉलिड या सॉल्यूशन एक्सेस में, और 1 मोल AgCl का पीपीडी बन गया, तो इसका मतलब एक ही क्लोराइड आयन बाहर था, तो स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? CO NH3 4Cl2। और वैसे ही पता है कि कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6। कोबाल्ट का क्रोमियम के कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, 6 लिगेंड्स होते ही हैं। तो 6 लिगेंड्स को ध्यान में रखते हुए 2 क्लोरीन को अंदर रखना ही पड़ेगा। 1 क्लोरीन बाहर हुआ, यही वाला क्लोरीन रिएक्ट करेगा Ag+ के साथ और AgCl का पीपीडी बना लेगा। मालूम पड़ गया कि एक ही क्लोराइड आयन बाहर था, तो 1 क्लोराइड बाहर रखा, बाकी 2 क्लोराइड आयन को अंदर रखना ही था, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज कॉमन 6, यूजुअली 6 होता है। ये बात याद भी रखने की है। आ गई बात समझ में? तो ये थे कुछ मेथड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, इसमें जैसे ये AgCl का पीपीडी बना है, थोड़ा सा बच्चों को ध्यान भी रखना चाहिए कि जैसे AgCl का पीपीडी बना सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड भी बन सकता था, सिल्वर आयोडाइड भी बन सकता था, तो थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए बच्चों को कि जैसे AgCl का पीपीटी, AgBr का पीपीटी, AgI का पीपीटी है। ये पीपीटी कई बार क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन कई तरीके की देगा, कहाँ कहाँ डिजॉल्व होकर ये घुल जाते हैं। वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट, जैसे डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में कौन घुलेगा, कॉन्सेंट्रेट एक्वस अमोनिया में कौन घुलेगा, एक्वस KCN में पोटेशियम साइनाइड में कौन घुलेगा, एक्वस हाइपो मतलब Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट में कौन घुलेगा। तो AgCl तो सब में ही घुल जाता है, घुल गया। AgBr डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में नहीं घुलता, कॉन्सेंट्रेट अमोनिया में घुल जाता है, KCN में और हाइपो में तो दौड़ के घुलता है कॉम्प्लेक्स बना करके। और AgI तो अमोनिया में घुलता ही नहीं, कॉन्सेंट्रेट अमोनिया में इतना थोड़ा सा घुलता है कि उसे हम नेग्लिजिबल घुलता मानते हैं, इनसॉल्युबल मानते हैं, और ये बन गया, घुल गया। अच्छा, जैसे ये AgCl एक वाइट पीपीटी है, कलर भी पता होना चाहिए। दिस इज पेल येलो, थोड़ा डल येलो होता है, एंड दिस इज ब्राइट येलो। इस तरह के पीपीटी होते हैं। ये इंडिकेट्स, टिक मतलब इंडिकेट्स सॉल्युबल ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये बात बच्चे आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं। ये बात तो पता होती है कि सिल्वर क्लोराइड
पानी में इनसॉल्युबल है बट पोटेशियम साइनाइड या हाइपो या अमोनिया में घुल जाता है। कैसे? जैसे AgCl है, एक्वस अमोनिया के साथ घुल करके कॉम्प्लेक्स बना करके बड़ी आसानी से घुल जाता है। AgNH3 ट्वाइस प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस घुल गया। नॉट ओनली दैट, जैसे AgI है, PPT आराम से एक्वस KCl में घुल जाता है। और सिल्वर का मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी यूजफुल है। आयनिक में भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो AgCl ट्वाइस माइनस इस टाइप का। बाकी वो जो पोटेशियम आयन वगैरह आने हैं वो आ जाएंगे, वो कोई बात ना है, वो कोई बात नहीं है। सो लाइक दैट इट फॉर्म्स। और भी जैसे AgBr H2O3 2 माइनस थायोसल्फेट आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के ही कॉम्प्लेक्स बनते हैं। H2O3 ट्वाइस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस हैं। एक्वस लिख दिया, इसका मतलब दे आर सॉल्युबल, घुल गए सॉल्यूशन में। तो ये टेबल क्वालिटेटिव एनालिसिस जब पढ़ोगे तो वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी DPP शीट सॉल्व करोगे आप क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पढ़ी है उसका यूज़ हो जाएगा, इनके कलर का भी यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह की आप बात कहते हो। मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, क्वेश्चन ये कहे कि कोई कंपाउंड है, मान लो CrCl2Br डॉट मान लो कुछ 5NH3 है, ऐसा कोई कंपाउंड है CrCl2Br डॉट 5NH3। अब पता चला AgCl का AgNO3 मिला दिया एक्वस सोल्यूशन, ये 1 मोल है। और क्वेश्चन ये कहे कि 1 मोल येलो PPT मिला। येलो PPT का मतलब ब्रोमाइड आयन ने बनाया हुआ, क्लोराइड आयन नहीं। AgCl तो वाइट होता है, तो इसका मतलब पक्का है कि स्ट्रक्चर क्या हो गई होगी, Cr कौन NH3 5 और कौन CrCl3 4 ले लो यहाँ। फोर NH3 इस टाइप से। तो ये हो गया 4 और ये Cl2 और ये Br, ऐसा हो गया। ये होनी चाहिए स्ट्रक्चर। ब्रोमाइड आयन बाहर है ताकि ब्रोमाइड आयन सॉल्यूशन में आ गया फ्री आयन के फॉर्म में, और Ag प्लस के साथ AgBr का PPT बनाया। तो 1 मोल PPT कौन है, ये AgBr का PPT। कलर से ही मालूम पड़ गया। अच्छा, और क्वेश्चन बोल देता, कलर ना बोलता। क्वेश्चन ये कहता कि whatever precipitate is obtained, it is found to be soluble in concentrate ammonia but not soluble in aqueous ammonia, dilute ammonia। तो बस मालूम पड़ गया कि AgBr है वो। AgCl तो घुल जाता है डाइल्यूट हो या एक्वस हो अमोनिया में। तो ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनो। ये सब चीज़ें आने वाले और चैप्टरों में भी काम आएंगे। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस की मदद से हम पढ़ रहे थे। और एक केस जैसे कि सर अमोनिया तो हमेशा अंदर ही आएगा, कुछ भी दिया हुआ हो तो अमोनिया अंदर भेज दो। वाटर कैन बी इनसाइड, वाटर कैन बी आउटसाइड। ये आइसोमरिज्म में पढ़ोगे भी। जैसे मान लो कुछ इस तरीके की बात कर दें कि जैसे CrCl3 डॉट 6H2 ये स्ट्रक्चर है, तो इसकी कई फॉर्म पॉसिबल हैं। ऐसा भी हो सकता है CrH2O6 Cl3, ये भी पॉसिबल है CrH2O5 Cl2 डॉट H2O, ये भी पॉसिबल है CrH2O4 Cl2 Cl डॉट 2H2O। ऑल पॉसिबल फॉर्म्स। आइसोमर्स हैं ये, फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो, तो ऑल पॉसिबल आइसोमर्स हैं ये। तो कई बार अगर क्वेश्चन ऐसे बोल दे, फॉर एग्जाम्पल CrCl3 डॉट 6H2O, ये 1 मोल का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक्सेस में ले लिया और पास करा दिया, या सॉलिड लिया, सॉलिड भी पास करा दिया, सॉलिड ले लो। 1 मोल लिया और पता चला क्वेश्चन ने ऐसे कह दिया कि मास गेन
of 18 gram of concentrate H2SO4 is observed. क्वेश्चन ने ऐसा कह दिया कि मास गेन ऑफ 18 ग्राम ऑफ द कॉन्सेंट्रेट H2SO4, 18 ग्राम मास बढ़ गया, इसका मतलब H2SO4 तो खा जाता है। H2SO4 इज अ वेरी पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका मतलब मॉइस्चर खाएगा। और मॉइस्चर कौन सी वाली खाता है? बाहर वाली खाता है, ये वाली H2SO4 ये बाहर वाली मॉइस्चर खा पाता है, अंदर वाली मॉइस्चर को कर सकता है अटैक, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कुछ ना बोला जाए तो आपको अटैक नहीं करवाना है, अंदर वाले लिगेंड्स पर अटैक नहीं करवाना है। वाटर कैन बी आउटसाइड बिकॉज वाटर कैन कनेक्ट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया में वो ताकत नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके बाहर में। तो एकमात्र न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो बाहर रखना है वो रखना है, तो कौन रखना है? H2O। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा? ये Cr H2O5 Cl2 डॉट H2O। तो जब भी आप H2SO4 कराओगे तो ये वाला H2SO4, दिस आउटर H2SO4 इज कंज्यूम्ड or dehydrated by concentrate H2SO4. तो concentrate H2SO4 is a powerful dehydrating substance। वो डिहाइड्रेट करेगा, मॉइस्चर खाएगा। कौन सा वाला? अंदर वाला नहीं, बाहर वाला खाएगा। क्वेश्चन कह देता कि नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कंसेंट्रेट H2SO4 के मास में कोई वृद्धि नहीं हुई, कुछ चेंज नहीं आया, इसका मतलब सारा का सारा वाटर अंदर रख देते। अंदर कहाँ? यहाँ लिगेंड्स के फॉर्म में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो इस तरह की बात है। तो याद रखो, जैसे ये कंपाउंड है, इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। सर चौथा नहीं पॉसिबल क्या? सब कुछ अंदर रख दो, तीनों वाटर बाहर? नहीं, वो पाया नहीं जाता एक्सपेरिमेंटली, ये 3 ही पाए जाते हैं कॉमनली। ये था बाय सम केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस की मदद से भी कई बार आइडिया लगता है कि व्हाट कुड बी द प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वैलेंसीज और स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय द वर्नर वाज थ्रू दीज कॉमन मेथड्स। एक और मेथड है बाय मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। लिख लो, वो भी ले लेते हैं। थर्ड मेथड, वर्नर साफ कर रहे हैं सारे एक्सपेरिमेंट ये। बाय मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, बाय मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, आयंस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मॉलिक्यूल तो करते नहीं, तो आयंस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो कहने का मतलब ये है कि एक मच्छर घूम रहा है यार, डेंगू बहुत हो रहा है। एक मिनट रुको जरा, मैं पता नहीं कहाँ गायब हो गया, अभी तो यहीं उड़ रहा था। अरे ठीक, बाय मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, पानी के अंदर आयंस ही तो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सोडियम क्लोराइड है, पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड डाल दो, टूट करके आयनों में टूट जाएगा, Ag प्लस Na प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस। उसके बाद 2 प्लेट इंसर्ट करो, 2 प्लेट इंसर्ट करके बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस लग जाएगा दोनों प्लेटों के बीच में, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। अंडर द इलेक्ट्रिकल फोर्स ions will move towards the respective electrode, cations will move towards the negative electrode or negative plate, or anions will move towards the positive plate, and movement of ion is nothing but conduction. Ion मतलब charge, they are carrying charge, तो charge का movement is conduction. तो by measurement of electrical conductance of solution, तो कई बार electrical conductance measure करते हैं, तो उससे भी आइडिया लगता है more the number of ions, more will be the conductance. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, कंडक्टेंस ज्यादा। नंबर ऑफ आयंस
करंट कैरिंग आयंस जितने ज़्यादा, कंडक्टेंस ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विल बी मोर। तो कंडक्टेंस बढ़ती है, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन उतने ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा कैरी कर रहा है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ आयंस भी ज़्यादा हो तो कंडक्टेंस ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन में जो ज़्यादा आयंस दे, जैसे मान लो एग्जाम्पल, क्वेश्चन ऐसे कहेगा आपसे, हालांकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए अपना ही एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th क्लास की एनसीईआरटी में होता है, 12th क्लास के करिकुलम में आता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जैसे क्वेश्चन ऐसे कह देगा कि मान लो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3। अब ये तो सर पता ही है हमें, बार बार वही एग्जाम्पल सिखाने के लिए तो मैं आसान एग्जाम्पल ही लूंगा ना। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3 gives electrical conductance corresponding to 4 mole of ions and 6 units of electrical charge। The aqueous solution of the 1 mole of COCl3.6NH3 gives electrical conductance corresponding to the 4 moles of ions and 6 units of electrical charge। क्या मतलब है 6 units of electrical charge, 4 moles of ion? देखो ये मतलब है कि ये जो कौन था COCl3.6NH3, एक मोल, ये स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए ताकि ये टूटे तो क्या दे, CONH3 6 3 प्लस एंड 3Cl माइनस। तो बताओ कितने मोल पार्टिकल हो गए, 4 मोल पार्टिकल्स। और चार्ज कितना हो गया, 3 यूनिट चार्ज यहाँ है और 3 यूनिट चार्ज यहाँ है। क्लोराइड आयन पर 1 यूनिट चार्ज है और 3 क्लोराइड आयन है, तो 3 यूनिट चार्ज ये, और ये 1 ही मोल आयन है और एक पे ही 3 यूनिट चार्ज है, तो टोटल 6 यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश किया। तो बच्चों ये था वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी में हाउ डू वी कैलकुलेट और फाइंड आउट हु इज प्राइमरी वैलेंसी, हु इज सेकेंडरी वैलेंसी, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे किया वर्नर साहब ने। इन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ये मैच करवा लेते हैं कि मैट्रिक्स मैच करो, क्या, जैसे ABCD मैच में मान लो ये इस तरीके से बोल रहे हैं, CONH3 4 Cl2Cl। दूसरा ले लिया मान लो कुछ इस टाइप का, FeCO5। फिर ले लिया मान लो कुछ और एग्जाम्पल, जैसे सोडियम सल्फेट। फिर ले लिया मान लो K4FeCN6। और मैच करवाना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ये तो हुए कंपाउंड, और कंडक्टेंस यहां दे दें पर मोल ऑफ कंपाउंड। कुछ मान लो 12, कुछ 76, कुछ 37 एंड 99। करना मैच। कंडक्टेंस की यूनिट नहीं दी, कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट कुछ भी हो सकती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल -1, वो यूनिट सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। करना जरा, करियो तो। देखो ये तो टूटता ही नहीं, ये वाला FeCO5 आयन ही नहीं है इसमें,
आयन ही नहीं है तो कंडक्टेंस विल बी वेरी लो। सर जीरो क्यों नहीं हुई? नहीं, वाटर की भी तो अपनी थोड़ी बहुत आयोनाइजेशन होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है आपने, H+ और OH-, तो थोड़ा बहुत कंडक्टेंस तो वो भी शो करेगा, तो लीस्ट वैल्यू यही हो गई, तो ये तो यहां मैच हो गया। कलर चेंज कर देते हैं, ये तो यहां मैच हो गया। उसके बाद सोडियम सल्फेट, कंप्लीट आयोनाइजेशन मान लो क्वेश्चन में ना बोला गया हो, तो ये 1 के 3 मिलेंगे, 3 पार्टिकल मतलब, और यहां मिल रहे हैं केवल 2 पार्टिकल, तो 2 पार्टिकल नेक्स्ट लोअर नेक्स्ट हायर ये, उसके बाद फिर ये, और यहां 5 पार्टिकल मिल रहे हैं, तो ये हो गया आंसर। 5 पार्टिकल, 4 पोटेशियम आयन और 1 कॉम्प्लेक्स आयन, टोटल 5, 99। सो बच्चों इस तरीके से यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नोट करेंगे ये थी कि वर्नर्स थ्योरी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे सिडविक्स ईएन रूल। वो थ्योरी कोई खास चली नहीं, उसमें एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नोट करेंगे। चलो भाई बच्चों, नेक्स्ट लिखो सिडविक्स ईएन रूल, सेकंड थ्योरी। देखो ये, इसको हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बहुत स्टेबल माने जाते थे। अच्छा, सिडविक्स ईएन रूल क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN ऑफ सेंट्रल एटम, EN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अच्छा ये सेंट्रल एटम पे डिफाइन होता है, क्या है ये? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड from various ligands। ये है कैलकुलेशन का तरीका, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड फ्रॉम वेरियस लिगेंड्स। इस थ्योरी में क्या बोला गया? ये थ्योरी ज़्यादा चली नहीं सिडविक्स साहब की। इन्होंने ये बोला, जैसे जैसे वो होता है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो सिस्टम विल बी स्टेबल बेस्ड ऑन नोबल गैसेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ भी ये कहा गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो EN फॉलो करते हैं, जिनका सेंट्रल एटम EN को फॉलो करता है, EN सेटिस्फाइड होता है, वो कंपाउंड स्टेबल होते हैं, बाकी सब अनस्टेबल होते हैं। हालांकि आज ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंपाउंड EN रूल फॉलो नहीं करते, फिर भी दे आर फाउंड टू बी स्टेबल। अच्छा, EN फॉलो करना मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस complex in which EAN is equal to atomic number of nearby noble gas, atomic number of nearby noble gas। अगर ऐसा बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल कॉम्प्लेक्स इन विच इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यदि एटॉमिक नंबर ऑफ द नियर बाई नोबल गैस है, देन complex is considered stable, ऐसा माना जाता था। आज की तारीख में ये नियम ही नहीं है। बहुत सारे स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं जो EN रूल फॉलो नहीं करते, बट दे आर हाईली स्टेबल। फिर भी ये रूल कहीं लगे ना लगे कार्बोनिल कंपाउंड्स पे बढ़िया से एप्लीकेबल होता है। दिस रूल स्टिल अप्लाइज वेरी वेल, स्टिल अप्लाइज very well on carbonyl complexes, carbonyl compounds with hardly one exception। एक exception है, वो बताएंगे क्या होता है। तो this rule still applies very well on carbonyl compounds। ये एक important चीज है। तो ये नियम है क्या कि सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN कैलकुलेशन करने पर यदि वो एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस के बराबर हो जाए, नियर बाई नोबल गैस, तो ये कंपाउंड ज़्यादा हाईली स्टेबल माने जाते थे। बट आज ये नियम नहीं चलता। तो फिर EN कैलकुलेशन करने के लिए एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, तो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट
एटॉमिक नंबर का थोड़ा सा आइडिया तो रखना ही चाहिए, जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब जैसे 21 है, 21 से लेकर के ये 30 तक, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉम्प्लेक्स तो मरकरी का भी पूछ सकते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इस टाइप से। कोई अगर मान लो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है तो एटॉमिक नंबर चाहिए होगा, तो फिर कैसे, ये 28 होता है, यहाँ से जाते हो तो 18 जोड़ के, और यहाँ से यहाँ आते हो तो 32 जोड़ के आते हो, तो 28 में से 18 जोड़ोगे तो 18 8 16 46, 46 में 32 जोड़ोगे तो 4 और 3 7 7 78। सो लाइक दैट एटॉमिक नंबर ऑफ द प्लेटिनम इज 78, लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट। आ गई बात समझिए, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, इस टाइप से। तो ये एटॉमिक नंबर है, यू शुड रिमेंबर एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो ये पूछ लें, फाइंड EN, कुछ कॉम्प्लेक्स A, K4FeCN6, B, K3FeCN6, C, और लिख लो, जैसे मान लो क्या, RHClPPH3, थ्राइस, रोडियम, रोडियम का कॉम्प्लेक्स है। अब रोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तभी कैलकुलेट कर पाओगे। नहीं ऑप्शन है, टिक मत मार देना, ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी है, यहाँ तो निकालना है। EN कैलकुलेट करो। और मान लो एक दो केस, जैसे D, K3Fe थ्राइस, लाइक दैट। और भी जैसे प्लेटिनम PT, EN थ्राइस, Cl2, Cl4, चलो कुछ भी ले लो, Cl2। मान लो इन केसेस में यू हैव टू फाइंड आउट द दिस EN। करो फाइंड आउट, स्क्रीन को पॉज करो और फिर ये भी बताओ कि EN रूल एप्लीकेबल है, फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हालांकि EN रूल आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं है कुछ भी, कार्बनिक कंपाउंड्स पे आज भी बढ़िया से एप्लीकेबल है, कैसे वो बताएंगे। तो बट EN कैलकुलेट करो सेंट्रल एटम का सभी केसेस में, डू इट। जरा देखना कितना, आयरन एटॉमिक नंबर कितना, 26, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है यहाँ, तो -2 प्लस 6 लिगेंड से मोनोडेंटेट, साइनाइड आयनिक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो कितना हो गया, 24 और 12 36। यस, 36 एटॉमिक नंबर है किसका, क्रिप्टॉन का। तो एक तरीके से ये फॉलोज EN रूल। तो EN रूल को फॉलो करता है। अच्छा ये नहीं करेगा, कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर इस बार +3 है, बट कितना आ गया, 26 - 3 + 12 35, डज नॉट फॉलो EN रूल। अच्छा EN रूल जब ये आया था तब तो इसने ये कहा कि यदि कोई कंपाउंड EN रूल फॉलो नहीं करता तो वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल, this is a highly stable complex, this complex is highly stable। मैंने कहा ना आज की तारीख में ये रूल एप्लीकेबल है ही नहीं। K3FeCN6 वन ऑफ द हाईएस्ट मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, साइनाइड आयन का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स भी है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। और EN साहब कह रहे हैं कि नन्ना अगर ये EN फॉलो नहीं करता तो अनस्टेबल है। EN फॉलो करना मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यदि नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि EN रूल फॉलो हो रहा है, जो कि नहीं हो रहा है इस केस में। यहाँ रोडियम, अब रोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कोबाल्ट के नीचे बैठा रोडियम, तभी तो यहाँ 27 है, 27 में से अगर मान लो 18 जोड़ोगे तो 45, एटॉमिक नंबर इज 45। तो 45 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, +1 प्लस PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन और, तो 44 और 6 50। नहीं, डज नॉट फॉलो EN रूल, नहीं फॉलो करता। यहाँ भी देखो तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 26 माइनस 3 प्लस बाइडेंटेट है, तो 4 × 3 12, ऐसे लिख लो। डज नॉट फॉलो EN। यहाँ देखना प्लेटिनम, ये रहा प्लेटिनम 78 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस
बाइडेंटेट लिगेंड है EN एथिलीन डाइअमीन, और 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, बाइडेंटेट है तो 4 आएंगे, तो 4 गुणा 3 12, 76 प्लस 12 88। सो यही हुआ। सो लाइक दैट यू से 78 माइनस 2 प्लस 4 तिया 12, तो एक तरीके से 10 और हो गया 88। ये भी 86 होता है, रेडॉन इज 86, तो डज नॉट फॉलो EN। ये भी EN को फॉलो नहीं करता। तो ये था EN रूल। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ आएंगे EN कैलकुलेशन के लिए, नोट कर लो ये पूरी बात। जैसे क्या, नोट करके, ये पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस की बात करें। इन पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स all pi electrons are counted in calculation of इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम में कैलकुलेट कर रहे हैं और पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है, तो ऑल पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी काउंटेड। जैसे ये कौन, क्रोमियम ईटा 6 C6H6 ट्वाइस। बिसबेंजीन क्रोमियम था, जरा EN देखो कितना आएगा, 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, प्लस बताओ बेंजीन है। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 लिगेंड्स हैं, तो 2 इंटू 6 12, तो कितना हो गया 36। यस, फॉलोज EN रूल। दिस फॉलोज EN रूल। और एग्जाम्पल जैसे आयरन Fe ईटा 5 C5H5 ट्वाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स था। फेरोसिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है आयरन, तो कितना हो गया EN, कितना, आयरन इज 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ध्यान है ये था 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड डिलोकलाइजेशन हो जाता है जिसकी वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ भी 2 इंटू 6 12 36। यस, इट फॉलोज EN रूल। सो लाइक दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट ऑल द पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी काउंटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ EAN। ऐसे जी सॉल्ट में चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये था कि कार्बोनिल कंपाउंड्स, नाइट्रोसिल कंपाउंड्स जो होते हैं, नाइट्रोसिल में NO जो लिगेंड होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि NO प्लस इज ए नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ये लिखो बुरी बात, NO नाइट्रोसिल ग्रुप is a 3 electron donor, whereas NO plus is a normal 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NO अलग लिगेंड है, NO प्लस अलग है। NO प्लस इज नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम, और NO क्या है, नाइट्रोसिल ग्रुप। नाइट्रोसिल ग्रुप 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, अपना ऑड इलेक्ट्रॉन भी दे देता है और लोन पेयर भी डोनेट कर देता है। एंड ये बात यहां से मालूम पड़ती है, जैसे FeCO5 ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में 2 NO क्या करते हैं, जब NO से रिएक्शन कराते हैं तो 2 NO 3 CO को डिस्प्लेस कर देते हैं और बन जाता है ऐसा FeCO ट्वाइस NO ट्वाइस। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से घट के 4 हो गया, बट ध्यान दो NO 3 इलेक्ट्रॉन, ईच NO इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। याद रखनी है ये बात, तो ये बात भूलना नहीं है एग्जाम में। जैसे यहाँ EN, कार्बोनिल और नाइट्रोसिल दोनों में ही EN बढ़िया अप्लाई होता है। तो जैसे आयरन 26 ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 5 दूनी 10 36 फॉलोज EN।
EN रूल फॉलो कर रहा है। यहां आओ, आयरन 26 माइनस 0 प्लस NO, सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर तो 2 इंटू 2 प्लस NO, CO तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर था, NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो भूलना मत 2 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तभी कैलकुलेशन प्रॉपर आएगी। 4 6 4 10 36 फॉलोज EN रूल। ये EN रूल को फॉलो करता है। तो NO इज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, हर 2 NO 3 CO को डिस्प्लेस कर रहे हैं प्लस 3 CO। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एग्जाम्पल इसी बात का कौन सा, जैसे ये निकल Ni, निकल मत लो, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स लो, ये है 4 NO के रिएक्शन करवाते हैं तो 6 के 6 CO को डिस्प्लेस फेंक के बाहर करते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से घट के 4 रह जाता है, NO4 प्लस 6 CO। 4 NO ने 6 CO डिस्प्लेस कर दिए, तो EN यहां भी फॉलो होना चाहिए था। कितना, क्रोमियम 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 6 12 36 फॉलोज EN। अब जब यहां कैलकुलेशन करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये कि CrNO4 में क्रोमियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ, गलती मत करना। क्रोमियम 24 माइनस 0 प्लस 4 इंटू ईच इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, 36 फॉलोज EN। So this is an important point, you should remember. तो कहने का मतलब है कि कार्बोनिल नाइट्रोसिल अच्छे से EN रूल फॉलो करते हैं, एंड NO इज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, जबकि NO प्लस इज ए नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कब से कहते आ रहे हैं हम इस पॉइंट को कि क्या EN rule does not apply on so many compounds but applies very well on carbonyl compounds. Applies very well on कार्बोनिल कंपाउंड्स पे EN रूल आज भी बढ़िया अप्लाई होता है। जैसे कैसे, जरा देखिए, जो भी कार्बोनिल एग्जिस्ट करता है तो उसका EN रूल अप्लाई होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस के बराबर ही आता है, और नहीं आता है तो वो कंपाउंड कई बार एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे FeCO5, जैसे CrNO6, CrCO6, जैसे NiCO4। देखना EN, देखना EN, देखना EN, कितना, 26 माइनस 0 प्लस 10 36, 24 माइनस 0 प्लस 12 36, लाना ही है 36, 28 माइनस 0 प्लस 8 36, ऑल फॉलो EN। अच्छा, और देखें, जैसे मान लो निकल का कॉम्प्लेक्स, और मान लो कोबाल्ट का ले लो, CO4। देखिए EN मोनोमरिक फॉर्म में, EN कोबाल्ट इज आयरन कोबाल्ट 27 माइनस 0 प्लस 8 35, डज नॉट follow EN and hence does not exist as मोनोमर। मोनोमरिक कार्बोनिल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, ऐसे ये कहलाते हैं होमोलैप्टिक। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। Homolaptic complex where all ligands are similar, where all ligands are same। सभी लिगेंड्स अगर सेम हो तो बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, CO CO4।
तो डज नॉट फॉलो EN एंड हेंस डज नॉट एग्जिस्ट एज मोनोमर। तो ये मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इनफैक्ट डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। CO8 एग्जिस्ट, CO और CO4 एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बोथ एग्जिस्ट। कोबाल्ट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है बड़ी आसानी से इन प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो CO4 नहीं एग्जिस्ट करता मोनोमरिक फॉर्म में, बट डाइमरिक फॉर्म में या फिर CO4- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बोथ एग्जिस्ट। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कैसे देखो CO और ये CO, अगर ध्यान से देखो ये कोबाल्ट है तो 2 CO ब्रिज हो जाते हैं लाइक दिस। सारे CO हैं, बट अंतर देखना, ये कार्बोनिल हैं, ये तो लिगेंड्स हैं, और ये कोबाल्ट मेटल है। अंतर देना है सब CO, कभी ये CO और ये CO बराबर कर दो, नहीं नहीं। अच्छा, इसका EN देखना कितना आएगा, आयरन कोबाल्ट इज 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस। जरा ध्यान दो, 3 लिगेंड्स नॉर्मल हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए प्लस। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, बनाना बॉन्डिंग है ये, ध्यान दो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होता है आपने। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो CO जो है 1 इलेक्ट्रॉन इधर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो ये वाला CO 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। इट इज नॉट ए नॉर्मल लिगेंड। 2 CO ब्रिज हो रहे हैं, ब्रिजिंग लिगेंड हैं, और ब्रिजिंग लिगेंड यहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन इधर देगा, 1 इधर देगा, तो 1 और 1 ये, और ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में अपने अपने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो इसका अपना 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और, तो 6 और 2 8 और 1 9, 27 और 9 36 फॉलोज ये। लाना ही है 36। कई बार बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सर कैसे कर दिया ये, सुन लो फिर। ये 3 CO नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, तो ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और ये जो बॉन्ड्स हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, बनाना बॉन्डिंग जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग है। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 1 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो 1 यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, और ये कोवेलेंट बॉन्ड है कोबाल्ट मेटल के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास आएगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 3 इलेक्ट्रॉन और लिख लिए, तो टोटल हो गया 36। लाना ही है 36। इनफैक्ट यहाँ भी अगर देखोगे तो EN कितना, EN इज इक्वल टू CO4 माइनस में कोबाल्ट कितना 27 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस बार, -1। तो सर क्या मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है? हाँ जा सकता है, हाँ भाई जा सकता है। नहीं, अल्कली मेटल थोड़ी भेज रहे हैं हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। डी ब्लॉक की मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग लिगेंड्स जैसे CO, NO, दे कैन गो टू द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दे कैन गो प्लस हाउ मेनी, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन और, तो कितना हो गया 36। तो देखो ये भी फॉलो कर रहा है ये, तो एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कोबाल्ट का मोनो कार्बोनिल जो है वो एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रल फॉर्म में मोनोमरिक कार्बोनिल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोमरिक कार्बोनिल मतलब मोनोमर फॉर्म में, ये डाइमर फॉर्म है, डाइमरिक फॉर्म। दिस इज कॉल्ड डाइमरिक फॉर्म। तो इस तरीके से आप ये कहते हो डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, यहीं पे एक शब्द आया था होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, वेयर ऑल लिगेंड्स आर सेम। एक होता है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। व्हेन ऑल द लिगेंड्स आर नॉट सेम, क्लोराइड भी हो, ब्रोमाइड भी हो, अमोनिया भी हो, मतलब मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। तो उसे बोलते हैं हम हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, नाम से मालूम पड़ रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ऐसी एक और केस और लेंगे
पहले यहां तक की बात लिख लो जरा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से लिख लिख करके समझें, नोट्स बनाएं प्रॉपरली। जैसे क्या, एक और एग्जांपल, जैसे MnCO5 डज नॉट एग्जिस्ट एज मोनोमर। मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? इट डज नॉट फॉलो EN रूल। कैसे? 25 होता है एटॉमिक नंबर, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 10 35, डज नॉट फॉलो EN। मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर कैसे एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट एज एनायन, एनायनिक फॉर्म में और डाइमरिक फॉर्म। एनायन कौन? जैसे MnCO5 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसका EN अब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 25 माइनस -1 प्लस 10 आ गया। डाइमर देखना, Mn2CO10। अच्छा, इनकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान दो। ये डायमरिक फॉर्म है, तो जब भी डायमरिक फॉर्म होगा तो मेटल मेटल बॉन्ड तो होता ही है, और साथ में ये इस तरह की स्ट्रक्चर शो करता है। ये रहा। अब देखना इसका EN, अब देखना EN, मैंगनीज 25 -0 प्लस 3 और 2 5 नॉर्मल लिगेंड्स हैं, CO तो 10 इलेक्ट्रॉन तो यहां से दे दिए इन्होंने, प्लस ये मेटल मेटल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके आपस में शेयर हो रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड है ये, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया एक, तो ये कितना हो गया? 36। मैंने कहा ना लाना ही है 36, तो इसका मतलब जो नहीं फॉलो करता EN को वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, एकमात्र यही एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। कौन? VCO6। जरा देखें, ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इवन दो डज नॉट फॉलो EN रूल बट येट एग्जिस्ट। कैसे? जरा देखना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम 23। मेरे याद रखने का तरीका है ये, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। एटॉमिक नंबर प्लस माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 6 दूनी 12 35, डज नॉट फॉलो EN रूल येट एग्जिस्ट। हालांकि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, बड़ी आसानी से रिड्यूस हो जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट इजीली रिड्यूसेस। RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो VCO6 माइनस, अब EN रूल फॉलो कर देता है। नाउ इट फॉलोज EN रूल, बट बगैर EN रूल फॉलो करे भी इसका मोनोमर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक्सेप्शन में शामिल हो गया ना, बाकी कोई नहीं पूछा जाता, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, यू शुड रिमेंबर। तो बच्चों ये था, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। EN रूल वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपसे कैलकुलेशन करवा सकते हैं EN की। कार्बोनिल के लिए पूछ सकते हैं कि बताओ EN कहाँ फॉलो हो रहा है, कहाँ नहीं, तो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट। और खासकर ये जो स्ट्रक्चर बताई है मैंने 2-3, ये आपको याद रखनी चाहिए। ऐसी एक डाइमर की स्ट्रक्चर कार्बोनिल में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कौन? Fe2CO9 कॉम्प्लेक्स। ये भी आयरन जो है वो इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। ये है, और ये EN फॉलो करता है। 26 - 0 प्लस 3 दूनी 6 नॉर्मल लिगेंड्स, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है, बनाना बॉन्डिंग, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये और एक अपना इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड वाला। 36 9 1 10 36। मैंने कहा ना लाना ही है 36। स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में एक सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, पढ़ोगे बिल्कुल, चैप्टर के एंड में भी उसको डिटेल में बताएंगे। उसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। NCERT में बढ़िया से देवा भी है सिनर्जिक बॉन्ड।
तो बच्चों ये था EN हो गया ये भी। चलो बात करते हैं तीसरी थ्योरी। अब थर्ड और फोर्थ थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। थर्ड थ्योरी कौन सी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो VBT है, ये जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी है और जो कोऑर्डिनेशन में पढ़ रहे हो, कोई अंतर नहीं है, सेम है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, सेंट्रल एटम अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करेगा, फिर ऑफर करेगा टू एक्सेप्ट द लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स। तो सेंट्रल एटम क्या पॉइंट्स हैं? सेंट्रल एटम uses hybrid orbitals vacant to accept lone pair from ligands। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल तो पता है, एक छोटा लोब होता है, एक बड़ा लोब होता है, इस तरह की शेप होती है। मान लो ये प्लस बोल दिया, ये माइनस, तो ये लार्जर लोब जो है यही बॉन्ड बनाता है। ये सेंट्रल एटम का HO है, ये ऑफ सेंट्रल एटम। लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है ऐसे। तो बड़ा वाला लोब जो है वो यूटिलाइज होता है। नहीं, ये कोई नया पॉइंट नहीं है, आपने ये सब पॉइंट्स पढ़े हुए होते हैं VBT ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो सेंट्रल एटम अपने खाली ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टू एक्सेप्ट द लोन पेयर्स। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने इस्तेमाल होंगे? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, लीनियर शेप होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। और यदि Cn की वैल्यू अगर 4 है तो देखो 3 पॉसिबिलिटी हैं। हालांकि जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो हम एक ही पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ते हैं हम वो तो हम SN/P ब्लॉक के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग पढ़ते हैं, और वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं सेंट्रल एटम के। यहाँ पर तो अंदर के पेनल्टीमेट डी मेटल्स में, खासकर डी ब्लॉक की मेटल्स में पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ 3 तरह की पॉसिबिलिटी हैं, sp3, dsp2 और एक और d3s। sp3 में ns प्लस npx प्लस npy प्लस npz ये ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे और टेट्राहेड्रल होगा। dsp2 में n-1 d x² y² होगा, ns होगा, और npx प्लस npy इस्तेमाल होगा, और ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनते हैं, खूब याद रखना है ये। तो n-1 dx² y² प्लस ns प्लस npx प्लस npy स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। और ये d3s में n-1 dxy, n-1 dyz, dzx प्लस ns यही ऑर्बिटल होते हैं, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। और ये खासकर जो d3s है ना, ये बड़ा स्पेशल सा केस है। d3s इज फाउंड इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फॉर d0 कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कहाँ, खासकर इन जनरल उसके अलावा भी हो सकते हैं। जैसे कौन, MnO4 माइनस, CrO4 2 माइनस, TiCl4, VO4 3 माइनस, एटसेट्रा। ध्यान दो, ये जो d3s है ना, है टेट्राहेड्रली, sp3 भी टेट्राहेड्रल है, और हाइब्रिडाइजेशन तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है।
अल्टीमेटली शेप तो सेम ही है, बट कौन से ऑर्बिटल्स पार्ट लेंगे एनर्जी के हिसाब से, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स में, तो D3s में पेनल्टीमेट शेल के जस्ट अंदर वाले शेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। उससे अंदर वाला जो F ब्लॉक में इस्तेमाल होता है वो कहलाता है एंटी पेनल्टीमेट। तो D3s इज फाउंड इन CN4 फॉर D0 कॉन्फिगरेशन पर्टिकुलरली इन जनरल। जैसे KMnO4 मैंगनीज +7 में है, D0 है। CrO4 2- क्रोमियम D0 में है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है D में। TiCl4 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों रिमूव कर दिया आपने, तो यहाँ भी D0, सभी में D0 कॉन्फिगरेशन है, सभी 3D0 हैं, 3D0। और ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, वैसे जेई ने कभी इस वाले हाइब्रिडाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया नहीं है, होता यही है, तो याद रखना है D3s है। वरना यूजुअली sp3 एंड dsp2, SnP ब्लॉक का कंपाउंड है तो पक्का sp3 होगा, D ब्लॉक का है तो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, sp3b, dsp2b और D3sb। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना, ये याद भी रखना है कौन कौन से atomic orbitals of the central atom will be used in the hybridization of central atom। और भी केसेस लेंगे, जरा नोट करो तो। CN5 में भी दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो DSP3 या sp3d कुछ भी हो सकता है, और TBP ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। अच्छा, sp3d है तो इसे बोलते हैं NS प्लस NP3 का मतलब NPX, NPY, NPZ तीनों आ गए, प्लस NDZ²। अच्छा ये है तो फिर क्या होगा, N-1 DZ² प्लस NS प्लस NP3। इसे बोलते हैं, अगर sp3d है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये कहलाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वो क्यों? DSP3 और sp3d में अंतर क्या है? sp3d के अंदर सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो वैलेंस शेल के हैं, NDZ² है, मतलब वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल अगर n है तो n का ही s है, n के p तीनों हैं, px, py, pz, और n का ही dz² है। बट DSP3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि s और p तो वैलेंस शेल के हैं, ये वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स, आउटर मोस्ट शेल, और ये वाला पेनल्टीमेट शेल। ये पेनल्टीमेट शेल वाला है N-1 DZ², जबकि यहां भी दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, DSP3 और sp3d, बट ये होता है स्क्वायर पिरामिडल। पाए जाते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर पिरामिडल, इसके केसेस में होता है N-1 dx² प्लस NS प्लस NP3, और जबकि ये वाले केस में थोड़ा ध्यान देना, NS प्लस NP3 प्लस N dx²y²। तो याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के कॉम्प्लेक्सेस हालांकि हमारे सामने आते नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के कॉम्प्लेक्सेस नहीं आते हमारे सामने, ये कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर और दूसरा स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल है तो D वाला dx²y² वाला होगा आउटर मोस्ट शेल का या पेनल्टीमेट शेल का, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेरियस केसेस, अलग अलग। और TBP के अंदर dz² इस्तेमाल होगा, या तो अंदर वाला या बाहर वाला होगा dz² ही। तो TBP में dz² और स्क्वायर पिरामिडल में dx² माइनस y² या dx²y²। और आखिरी केस होता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या तो D2sp3 या sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर यही है, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल।
स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। अच्छा, D2sp3 है तो n-1 dz स्क्वायर प्लस n-1 dx स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ns प्लस np3, जबकि यहाँ ये वाला है तो ns प्लस np3 प्लस sp3 d2 करो n dz स्क्वायर प्लस n dx स्क्वायर y स्क्वायर। याद रखनी है ये ऑर्बिटल। इन पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ कौन से वाले कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, तो पता होनी चाहिए, ये टेबल याद होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगा कौन सा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखें। अगर बात समझ में, तो इस तरह के केसेस होते हैं। लिखो, नोट करो, पूरी बात को नोट करेंगे।